Hello everyone. Today we will be learning about chapter number 9 of GST CA for CA Inter, which is mostly going to be relevant for November 2023 students. चैप्टर का नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स और इसमें हम वैसे चैप्टर ज़्यादा टफ तो नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए जीएसटी पोर्टल की फंक्शनिंग वगैरह के बारे में, पेमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स, सीजीएसटी एसजीएसटी हेड और कैसे इनपुट और आउटपुट सेटल होता है, इस तरीके के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में आपको इतना समझने की ज़रूरत है दैट देर आर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट्स. Like one such type is CGST, another type is SGST या UTGST, IGST, compensation सेस कुछ select items पे, TDS TCS भी के भी provisions हैं GST में. अभी तक तो आपने TDS TCS income tax में सुना था, बट अब GST में भी TDS TCS के provisions ऐड हो गए हैं ever since GST has come into force. एंड एक इंटरेस्ट टाइप का भी एक पेमेंट होता है GST के लॉ में. GST की पेनल्टी भी पेबल हो जाती है कभी कभी, एंड GST का फीस वगैरह बाकी अलग चीज़ें हैं. इन सबको कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स, गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ मैकेनिज्म ऑन द जीएसटी पोर्टल ऑफ लेजर्स का मैकेनिज्म बनाया है, यानी कि जिसको हम रजिस्टर्स का मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं. जैसे कि जब कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता है, कोई भी सेलर, कोई भी डीलर या कोई भी सप्लायर ऑफ सर्विस या गुड्स, जब रजिस्ट्रेशन ले लेता है जीएसटी पोर्टल पे, तो उसका जब जीएसटी का वो प्रोफाइल लॉगिन करता है और उधर वो ऊपर रिटर्न्स कह रहा हूँ, रजिस्टर्स या लेजर्स नाम के एक हेडिंग में जाता है, तो उसको 3 प्रकार के लेजर्स या 3 प्रकार के रजिस्टर्स दिखते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे, अपनी प्रोफाइल पे. वन सच लेजर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वन सच लेजर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. क्रेडिट लेजर को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर भी बोल देते हैं. यही है वो दूसरा जो क्रेडिट लेजर मैं बोल रहा हूं आपको. एंड थर्ड टाइप ऑफ लेजर दैट इज विजिबल इज योर जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी लेजर. तो ये 3 टाइप के रजिस्टर्स या 3 टाइप के लेजर्स दिखते हैं इन योर जीएसटी प्रोफाइल वंस यू आर अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन. अब इन तीनों टाइप के लेजर्स के अपने अपने काम हैं. सो एज द नेम सजेस्ट, टैक्स लाइबिलिटी लेजर जो होता है वो आपको दिखाता है कितना आउटपुट टैक्स पेबल है, कितना आपने सेल किया है, उस सेल के हिसाब से कितना टैक्स आपका जीएसटी पेबल आ रहा है. फिर वो जीएसटी पेबल को ऑब्वियसली आप आउटपुट से इनपुट कुछ तो सेट ऑफ करोगे. अब वो इनपुट कितना सेट ऑफ होगा वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में दिखता है, कितना अलाउड है आपको सेट ऑफ करना अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स दैट इज पेबल. तो मान लीजिए 100 रुपए का आपका आउटपुट टैक्स ओरिजिनली पेबल आ रहा था किसी सर्टेन मंथ में, एंड उसमें से आपने जितना इनपुट टैक्स मिल रहा था वो 60 रुपीज़ दिख रहा था, 60 रुपीज़ माइनस कर लिया. उसके बाद फाइनली आप अपनी जेब से कुछ तो जीएसटी भरेंगे. वो जो जेब से हम भरते हैं, अपने एक्चुअल बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवा के जहां से हम पे करते हैं, दैट इज शोन अंडर योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो जो 40 रुपीज़ मेरे एग्जाम्पल में पेबल होगा कैश लेजर से होगा, उस कैश लेजर में पहले जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट होता है वैसे ही कैश लेजर मान लीजिए एक वॉलेट है, उसमें पैसे भरने पड़ते हैं बैंक अकाउंट से अपने डिडक्ट करवा के, फिर वहां कैश लेजर से सरकार को पैसा जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी. सो ये 3 प्रकार के बेसिक आपके लेजर या रजिस्टर्स हो गए जीएसटी के प्रोफाइल में. फिर उसके बाद एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कितने सेक्शंस कवर करने वाले हैं. सो मेजरली देर आर 4 to 5 सेक्शन. सेक्शन 49, 50, 51, 52 एंड 53, ये 4-5 सेक्शंस आपके कोर्स में है सीए इंटर में. और कुछ रूल्स भी हैं, वो रूल्स भी हम साथ साथ रेफर कर लेंगे. सीजीएसटी रूल्स ऊपर वाले वही प्रोविजंस आईजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में भी लगेंगे बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. So let's start with section number 49, which deals with payment of tax, interest, penalty, etc. So section 49 में कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड हाउ द जीएसटी और हाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी आर पेड टू द गवर्नमेंट. इसमें कुछ रूल्स भी रेफर करेंगे हम, रूल 85, 86, 87 एंड 88. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में अभी थोड़ा सा थ्योरी रीड कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मैंने बताया ना अभी ऊपर आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि 100 रुपए का आउटपुट ओरिजिनली पेबल आ रहा था आउटपुट टैक्स, उसमें से आपके पास 60 रुपीज़ इनपुट टैक्स में था, तो आउटपुट आपने 100 माइनस 60 कर लिया. अब फाइनली जो नेट आउटपुट टैक्स पेबल है मान लो 40 रुपया, वो आपने कहाँ से पे करना है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट करवा के, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू पैसा वहां से डिडक्ट करवा के अपने पहले कैश लेजर में डालना है. कैश लेजर से पैसा फाइनली फिर गवर्नमेंट को पे होगा. सो इट शोज द समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स एंड द पेमेंट्स मेड बाय अ टैक्स पेयर. अभी ये जो
पेमेंट्स हैं कैश लेजर वगैरह में, जो आप पैसों का के रिलेशन में पेमेंट्स करते हैं, उसके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं अगर आपने वो ऑफलाइन तरीके से किए, यानी कि बैंक चलान्स के थ्रू किया। बट अगर ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो तो उसमें कोई अमाउंट वाइज लिमिट नहीं है। अगर आपका 1 करोड़ का भी टैक्स आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 करोड़ बिंदास आप अपना इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड वगैरह से दीजिए। सो ये बात यहाँ पे लिखिए। लेकिन ऑफलाइन पेमेंट, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल से चालान तो जनरेट कर लिया, बट अब आप वो अपने बैंक जाएंगे और बैंक जाकर कैश या जो भी डीडी चेक वगैरह से पेमेंट करेंगे ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर में पे करने में एक लिमिट है, दैट यू कांट पे एन अमाउंट ऑफ मोर देन 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। तो किसी एक महीने में आपने अगर इतना मान लो 10,000 से ऊपर का टैक्स आ रहा है तो आप मोर देन 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड नहीं पे कर सकते। ये एक लिमिट है ओवर द काउंटर चालान्स की। यही अगर आप एनईएफटी या आरटीजीएस का तरीका यूज करते, भले ही वो ऑफलाइन होता बट फिर भी एनईएफटी या आरटीजीएस का तरीका यूज करते तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। ओके, आगे ये जो ओवर द काउंटर पेमेंट की बात हो रही है उसमें भी ध्यान रखना, ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिपॉजिट्स। अगर मतलब टैक्स का जो अमाउंट अगर कोई इस तरह से ए से लेके सी तक नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं इन तरीकों से अगर सरकार के पास जीएसटी जमा कराया जा रहा है लेकिन ओवर द काउंटर पेमेंट हो रहा है, यानी कि बकायदा चालान ऑनलाइन बना के प्रिंट लेके फिर बैंक जाके डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन अगर इन रीजंस की वजह से हो रहा है तो फिर उसमें वो 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पे वो सब मत लगाना। किन टैक्स पेमेंट्स के रिलेशन में अगर ए से लेके सी वाले केस लग रहा है, आप खुद ही लॉजिकली समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जो जीएसटी का पेमेंट हो रहा है गवर्नमेंट को, वो कोई जीएसटी का ऑफिसर पे करवा रहा है, निकलवा रहा है, रिकवरी करके आया है वो किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो अगर जीएसटी की रिकवरी करके आया है तो उसके ऊपर, उस ऑफिसर के ऊपर जो वो जमा करवा रहा है सरकार के पास टैक्स, 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड की लिमिट थोड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। दैट इज वाई फॉर दैट ऑफिसर ऑफ जीएसटी जो रिकवरी करके आया है जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से, बिजनेसमैन से, जो लोग पैसे नहीं देते हैं, जीएसटी नहीं देते हैं, उनसे रिकवरी करके लाया है, और अगर वो ओवर द काउंटर जमा करवा रहा है बैंक अकाउंट में सरकार के जीएसटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई 10,000 वगैरह की लिमिट नहीं है। सो द प्रॉपर ऑफिसर या एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स और द सेल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज, collection of the amount by way of cash, check, DD during any investigation, enforcement activity, any ad hoc deposit. Obviously ऐसे तरीके से जब पैसा रिकवर किया जा रहा है, इतनी मशक्कत से तो जाके किसी से पैसा रिकवर हुआ है, जीएसटी रिकवर हुआ है, उसमें भी 10,000 का लिमिट लगा देंगे पर चालान पर टैक्स पीरियड, तो कैसे बात बनेगी? सो दैट इज वाई दैट लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन सच अ केस। 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड वाली चीज और कहाँ नहीं एप्लीकेबल है? अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी जमा करवाना चाह रहा है सरकार के पास, या और भी कोई नोटिफाइड पर्सन है, तो उनके केस में भी है 10,000 वाली जो लिमिट है वो नहीं एप्लीकेबल होगी। ओके, आगे देख लेते हैं। कुछ अब्रीविएशंस हैं जो जीएसटी पोर्टल पर यूज होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वन सच अब्रीविएशन है सीपीआईएन। सीपीआईएन का मतलब होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो जब ये चालान जनरेट करते हो आप ऑनलाइन जीएसटी पे करने का पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे, तो जब उस चालान सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है, जनरेट हो जाता है, तो तब ये वाला नंबर जनरेट होके आता है, सीपीआईएन नंबर। सो इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय द टैक्स पेयर्स। इट्स अ 14-digit यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चालान एंड इट्स वैलिडिटी इज ऑफ 15 days। मतलब आपने चालान ऑनलाइन जनरेट कर लिया, उसकी वैलिडिटी 15 days है। 15 days के अंदर अंदर आप जीएसटी का पेमेंट सरकार के पास करा दीजिए बेस्ड ऑन दैट चालान। उसकी वैलिडिटी 15 दिन है। फिर 15 दिन से लेट हो गए तो फिर नया चालान जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक्स के पर्सपेक्टिव से जनरेट होता है। देखो, सीपीआईएन तो आपने पोर्टल पे जनरेट किया एज अ टैक्स पेयर। CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक ने जनरेट किया जहां आप बैंक में जाके पेमेंट कर रहे हो। इट इज जनरेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक्स और आरबीआई ऑन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ अ जनरेटेड चालान। सो इट इज एन 18-digit नंबर जिसमें वो 14 digits तो CPIN वाले ही होंगे और 4 digits बैंक अकाउंट, बैंक कोड वाले होंगे, बैंक का कोड होगा। सो पेमेंट दैट इज रिसीव्ड बाय द बैंक्स इज देन ट्रांसफर्ड टू द रेलेवेंट, जो भी सरकार का अकाउंट है जीएसटी का, वहां वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट एक और अब्रीविएशन आता है BRN, बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक रेफरेंस नंबर होता है इट्स अ ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट द चालान। तो जो बैंक रेफरेंस नंबर है ना, वो जो आपका चालान नंबर है उसको एक्चुअल पेमेंट से जोड़ता है। इट्स अ लिंक बिटवीन
whatever चालान was generated, whatever person whoever is paying tax to the government, उसको लिंक करता है बैंक अकाउंट को से, बैंक के डेटाबेस से, बैंक से जो पैसा कट के जीएसटी जो सरकार को पे हुआ, जो ये लिंक बिठाता है ना दोनों में, वो होता है बैंक रेफरेंस नंबर। ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच ऑथराइज्ड बैंक्स की ऑथराइज्ड ब्रांचेस होती हैं जिनको ये परमिशन दी गई है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो जीएसटी कलेक्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक की कोई तो ब्रांच होगी जो ई फोकल पॉइंट ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच के फॉर्म में डेजिग्नेटेड होगी। तो कोई भी अगर अपने बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवा के गवर्नमेंट को जीएसटी के फॉर्म में जमा करवा रहा है, तो वो उस ईएफपीबी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में जाके पैसा डिपॉजिट हो रहा होगा, अगर सरकार के पास वो पैसा जा रहा है तो। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल सरकारी बैंक है सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी सरकार का, गवर्नमेंट का कोई तो एक जीएसटी रिलेटेड कोई एक अकाउंट, एक ब्रांच होगा, उस ब्रांच को सेंट्रल बैंक की, गवर्नमेंट की जीएसटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच के लिए डेजिग्नेट कर देंगे। सिमिलरली कोई ऐसा सरकारी और बैंक होगा जिसमें अगेन ऐसा एक जीएसटी टाइप का एक ब्रांच डेजिग्नेट कर देंगे। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। सो इन ईच बैंक वन सच ब्रांच इज ऑथराइज्ड एज ईएफपीबी, और ये पूरे देश के लिए, पैन इंडिया ट्रांजैक्शंस के लिए वो एक ब्रांच इनफ है उस बैंक की। एनईएफटी आरटीजीएस के लिए कह रहे हैं आरबीआई ही आप मानिए इज द ई फोकल पॉइंट ब्रांच। ठीक है, आरबीआई इन इटसेल्फ इज एन ई फोकल पॉइंट ब्रांच फॉर एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस, जिसके बेसिस पे जीएसटी मिलता है गवर्नमेंट को। बाकी और कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पूछ रहे हैं भाई क्या मैनुअल चलान्स अलाउड हैं? जैसे वैट रेजिम्स में मैनुअल चलान्स होते थे, कह रहे भाई ध्यान रखना मैनुअल चलान्स यानी कि फिजिकल चलान्स अलाउड नहीं है। आप जैसे हाथ से अगर कोई आपने चालान बनाया, हाथ से लिखा उसको और हाथ से लिख के जाके डिपॉजिट किया, वो नहीं होता। आपको वो चालान जनरेट तो जीएसटी के पोर्टल पे ही करना है। अगर आपने कोई जीएसटी पेमेंट करनी है तो आप जनरेट तो उसको जीएसटी पोर्टल पे ही कीजिए, लेकिन वहां से फिर आप उसको पीडीएफ डाउनलोड करके फिर प्रिंट लेके फिर बैंक अकाउंट में जाके अपना जीएसटी जमा करवा सकते हो। लेकिन जनरेशन ऑफ चालान तो कैसे ही करना है? ऑनलाइन ही होगा। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान्स ऑनलाइन ऑन द जीएसटी पोर्टल। How many types of challans are prescribed for various taxes and payments to be made under GST regime? कह रहे हैं कि चालान से काम चल जाता है, जितने भी प्रकार का टैक्स है, फीस है, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह है, एक ही चालान से काम चल जाएगा आपका। हर टाइप के पेमेंट के लिए डिफरेंट चालान जनरेट करने की नीड नहीं है। ई चालान की वैलिडिटी कितनी होती है भाई? अभी तो ऊपर पड़ा 15 डेज। द कमीशन फॉर मेकिंग द पेमेंट थ्रू ई चालान हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। कह रहे हैं अगर इसमें कुछ 10-12 रुपए, 10-15 रुपए, 50-100 रुपए एज अ कमीशन ऐड हो गया तो फिर वो भी आप ही को बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड थ्रू कॉमन पोर्टल। कह रहे हैं अगर आप अनरजिस्टर्ड हो लेकिन आपके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू हो गई जीएसटी की एंड आपको अब जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, तो आप एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपके पास जीएसटी नंबर तो नहीं होगा, जीएसटीआईएन तो नहीं होगा, बट एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर आप जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन जाके, और वहां से आप जो भी जीएसटी आपके ऊपर पेनल्टी पड़ी है वो आप पे कर सकते हो। The mandate form obtained after making NEFT RTGS payment has to be submitted in the bank. The validity of the mandate form is 15 days. कह रहे हैं अगर NEFT RTGS के तरीके से जीएसटी पे करना है तो एक मैंडेट फॉर्म होता है, वो आपको अपने बैंक में जाके सबमिट करना होता है, और वो मैंडेट फॉर्म की वैलिडिटी भी 15 डेज होती है। नेक्स्ट, ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द कंसर्न्ड गवर्नमेंट्स अकाउंट मेंटेन्ड इन द ऑथराइज्ड बैंक, a CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर will be generated by the collecting bank which will be indicated in the चालान। We know this कि जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो बैंक के एंड से वो जनरेट होता है जब आप जीएसटी पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। द डिपॉजिट दैट इज मेड बाय वन ऑफ द मोड्स एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विल बी क्रेडिटेड इन विच लेजर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। कैश लेजर में पैसा आता है, फिर कैश लेजर से डिडक्ट होकर रेलेवेंट हेडिंग में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी पे करना है वहां से वो पे होता है। On receipt of the challan identification number from the collecting bank, the said amount is credited into the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit is made, and the common portal will generate a receipt of this effect. If CIN is not generated even after making the payment and submission of the mandate form, or when after generation it has not reflected on the GST portal, the person making the deposit or the person on whose behalf the deposit has been made can make a representation. आप एक ग्रीवांस रेज कर सकते हो ऑन द कॉमन पोर्टल कि भाई मैंने तो सब अपने बैंक अकाउंट के थ्रू या जैसे भी मैंने पैसा दिया, पैसा तो कट गया लेकिन मेरे कैश लेजर में नहीं दिख रहा है। ऐसे करके आप टिकट रेज करते हो और वो ग्रीवांस आपकी रिजॉल्व कर दी जाती है।
The date of credit into the treasury of the state government या central government is deemed to be the date of deposit and not the actual date of debit to the amount of the taxable person. ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन गवर्नमेंट को पैसा मिला जीएसटी का वो माना जाएगा एज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड नॉट कि आपके अकाउंट से पैसा कब कटा था. In case any discrepancy is noticed in the electronic cash ledger, the registered person shall communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter through the common portal in the prescribed form. अब अगर आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है तो फिर आप अपने ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर के पास जाइए, जीएसटी कमिश्नर, और वहां पर अपनी एक ग्रीवांस रेज कीजिए. अकॉर्डिंगली योर मैटर विल बी रिजॉल्व्ड. नेक्स्ट है हाउ टू यूटिलाइज द अमाउंट दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. सो इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जब आप पैसा भरते हो उसमें, चाहे जैसे मैंने कहा या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड के थ्रू, जब आप पैसा भर देते हो उसमें तो पहले अमाउंट देखी जाती है जो आपकी पेएबल आ रही है मेजर हेड वाइज और फिर देखी जाती है माइनर हेड वाइज. तो मेजर हेड्स तो आपके जीएसटी में 4 ही हैं, विच इज योर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी एंड फोर्थ इज सेस. सो आईजीएसटी के ये 5 ऑप्शन होंगे, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फी का या अदर्स. सीजीएसटी के भी ये 5 ऑप्शन होंगे, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फी का या अदर्स. एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के भी 5 ऑप्शन होंगे, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फी या अदर्स. एंड लास्टली सेस का भी 5 ऑप्शन होंगे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर्स. ओके, सो on the common portal information in the ledger is kept major headwise and then minor headwise. So cash deposited into the ledger can be used for making any of the payments listed under the minor heads. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐड तो 2019 के फाइनेंस एक्ट यानी कि इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से है, मगर आपके स्टडी मटेरियल में अभी प्रॉपर एज अ सेक्शन का पार्ट ही दिखता है. जब ये ऐड किया था तो ये मैंने जो छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट है तब डाला था, तो इट्स स्टिल रेलेवेंट फॉर यू. इट्स जस्ट दैट इट हैज बिकम अ प्रॉपर पार्ट ऑफ योर सेक्शन, तो अलग से एज अ हेडिंग नहीं दिखेगा आपको. सो एक चालान का फॉर्मेट, चालान क्या, एक फॉर्म होता है जीएसटी पोर्टल पे जिसको बोलते हैं जीएसटी पीएमटी 09. ये जीएसटी पीएमटी 09, इस जीएसटी पीएमटी 09 का काम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो जाता था कभी कभी गलत तरीके से, मतलब एक माइनर हेड में फॉर एग्जाम्पल किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को आईजीएसटी पे करना था एज इंटरेस्ट, उसने गलती से अगर आईजीएसटी सबमिट कर दिया टैक्स वाले हेड में, तो बेचारे का ये तो पे करना नहीं था, सॉरी ये तो पे करना था, टू बी पेड था इंटरेस्ट, एक्चुअल में उसने क्या कर दिया, यहां वाले हेड में डाल दिया, एडेड हियर. पैसा कहां ऐड कर दिया, टैक्स वाले हेड में. अब वो जीएसटी पोर्टल 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल ये गलती को ठीक करने ही नहीं देता था. देन द गवर्नमेंट रियलाइज कि अगर एक्चुअली में किसी से ह्यूमन एरर हो जाए, गलत हेड में पड़ जाए किसी से पैसा, तो वो बेचारे को रेक्टिफाई करने का मौका तो मिले, या इंटर माइनर हेड ट्रांसफर तो करने को मिले पैसा. जैसे अगर गलती से उसने टैक्स हेड में डाल दिया तो टैक्स से इंटरेस्ट में डालने दो ना आप. या मान लो आईजीएसटी नहीं करना था उसने, सीजीएसटी करना था, तो फिर आईजीएसटी से सीजीएसटी के टैक्स या इंटरेस्ट वाले हेड में डालने दो ना, ऐसा ट्रांसफर करने दो. इसके लिए कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए. तो ये ऑप्शन 1 जनवरी 2020 से आया व्हेन द गवर्नमेंट रिलीज दिस फॉर्म कॉल्ड पीएमटी 09, जीएसटी पीएमटी 09. इस फॉर्म का क्या काम है, इट कैन बी यूज्ड आइदर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एरोनियस डिपॉजिट्स अंडर एनी माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड टू अनदर माइनर हेड ऑफ द सेम और अदर major heads, or for any of the amounts already lying unutilized under any of the minor heads in the electronic cash ledger. तो किसी का अगर पैसा unutilized पड़ा है किसी दूसरे हेड में और यूज नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी इस्तेमाल करने के लिए दिस कैन बी यूज्ड. एंड जो भी ट्रांसफर करना है, गलत हेड में चला गया, वहां से दूसरे हेड में ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है. तो ये एग्जांपल दिया है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज से फॉर एग्जांपल डिपॉजिटेड सम ऑफ 1000 अंडर द हेड इंटरेस्ट कॉलम ऑफ सीजीएसटी एंड 1000 अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम ऑफ एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ द हेड फी में डालना था और उसने इंटरेस्ट वाले में डाल दिया. ये फी वाले में डालना था, उसने इंटरेस्ट वाले में डाल दिया फॉर एग्जांपल. तो अब वो क्या करे, सच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 फॉर मेकिंग अ ट्रांसफर टू द हेड फी एंड द सेड ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड यूजिंग द above form. Because when the registered person has to make remittance of the tax, interest, penalty, fee, other amount at a stage, offset liabilities in any of the GST returns through electronic cash ledger, adequate amount should be available under the respective head of the account. Prior to the above amendment, the registered person has to claim a refund of such erroneous deposit or unutilized amounts using the prescribed form and make a fresh deposit. तो पहले क्या करना पड़ता था, जो अमाउंट गलत हेड में चला गया, पहले उसका रिफंड मांगो, फिर
अलग से वो किसी और हेड में डालो, विच वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर वो अमाउंट बड़ी है तो किसी के पास डिस्पोजेबल अमाउंट, जैसे मान लो 1 करोड़ का उसने टैक्स पे किया, अब उसके पास 1 करोड़ फ्री में ऐसे थोड़ी ना पड़ा हुआ है कि 1 करोड़ बाद में निकाल लेंगे, अभी अलग से 1 करोड़ ढंग से करेक्ट हेड में डाल देते हैं, ऐसे थोड़ी। उसके पास 2 करोड़ रुपए एट हिज डिस्पोजल थोड़ी है। उसके पास मान लो है ही 1 करोड़ रुपए, तो पहले वो विड्रॉ करे, फिर वो वेट करे, फिर वो करेक्ट हेड में डाले। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, जिसके बेसिस पे वो इंस्टेंटली एक हेड से दूसरे में ट्रांसफर कर सकता था। रिफंड क्लेम करने की नीड नहीं है पहले। The new Section 53A and Section 17A of IGST Act provides for transfer of the amount between center and the states consequential to this amendment, also allowing the transfer of an amount from one head to another in the electronic cash ledger of the registered person. उन्होंने अकॉर्डिंगली और भी चेंजेस जो करने थे जीएसटी लॉ में वो भी कर लिए। उससे क्लियर हो गया कि जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट के बीच में भी ऐसा पैसे का ट्रांसफर होगा वो अकॉर्डिंगली वो लोग हैंडल कर लें, उसका ज्यादा फस ना बनाए। तो दिस इज एन इलस्ट्रेशन जो आपके स्टडी मैट में दिया है। मेसर्स दक्षा एंटरप्राइजेस हैज मेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 10,000 अंडर द माइनर हेड टैक्स ऑफ मेजर हेड एसडीएसटी। उसका लेकिन लाइबिलिटी पता है 2,000 का था फॉर द माइनर हेड इंटरेस्ट अंडर एसडीएसटी। तो अब उसको क्या करना है, टैक्स वाले हेड से, माइनर हेड से कहाँ ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट वाले हेड में। और उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करेगी, एक फॉर्म फाइल करेगी, करेंगे दक्षा एंटरप्राइजेस वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फॉर्म फाइल करेंगे जीएसटी पीएमटी 09। उसके बेसिस पे दे विल बी एबल टू ट्रांसफर दिस 10,000 रुपीज फ्रॉम द टैक्स हेड इनटू द इंटरेस्ट हेड। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये सारे प्रोविजंस रेफर करेंगे हम। उसमें मेजरली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी कि मैंने आपको इसको ऊपर भी बोला था, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर भी बोल सकते हो आप। इसमें सीन ये है कि जो भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, जीएसटी पे कर रहा है, और उसकी जो ओरिजिनली आउटपुट टैक्स निकल के आती है बेस्ड ऑन हिज टर्नओवर इन दैट टैक्स पीरियड या सेल, वो ऑब्वियसली उतना अमाउंट तो गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। जो आउटपुट, जैसे मैं आपको अभी बार बार पहले भी एग्जांपल दिया, 100 रुपए का अगर जीएसटी आउटपुट टैक्स पेबल आ रहा है किसी टैक्स पीरियड का ओरिजिनली, लेकिन इनपुट टैक्स उसके पास मान लो 60 रुपए 60 रुपीज का पड़ा है, तो फाइनली वो अपने जेब से कैश लेजर में पैसा भर के कितना ही जमा कराएगा, 40 रुपए जमा करवाएगा। सो ये जो 60 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं कह रहा हूं कि उसको अवेल करने को मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो भी उसने परचेजेस किए होंगे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने, और जिसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में जो हमने रूल्स पढ़े थे, अगर वो सब सेटिस्फाई हो रहे होंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके वो जीएसटीआर 2B नाम का जो ऑटोमेटेड जनरेटेड जो रिटर्न होती है उसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे वो बिल्स, देन दोज अमाउंट्स विल गेट रिफ्लेक्टेड इन विच लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फाइनली फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नेट आउटपुट टैक्स पेबल ही पे करना पड़ता है। सो अमाउंट दैट इज लाइंग इन दिस लेजर कैन नॉट बी यूज टू पे द जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस। मतलब जो नॉर्मल जीएसटी है वो तो आप दे सकते हो, उतना तो घटाने को मिलेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करने को मिलेगा जो भी इसमें दिख रहा है। लेकिन वो वाले आउटपुट टैक्स में अगर कुछ आरसीएम वाला भी टैक्स निकला, रिवर्स चार्ज वाला, देन रिवर्स चार्ज तो इज ऑलवेज पेएबल ओनली बाय मींस ऑफ कैश लेजर, ऑलवेज पेएबल बाय कैश लेजर। आई होप यू ऑलरेडी नो दिस मच। फिर जब आप वो जैसे ही पे करते हो ऑटोमेटिकली वो आपके इनपुट लेजर में ऐड भी हो जाता है। तो रिवर्स चार्ज का सिनारियो क्या रहता है, अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई जीएसटी पे करना है, आपको सिर्फ कैश लेजर से ही पे करने को अलाउ करेंगे। कैश लेजर में आपको अपने बैंक अकाउंट से ही पैसा डालना पड़ेगा। क्रेडिट लेजर में अगर इनफ क्रेडिट पड़ा है वो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अमाउंट पे करने को अलाउ नहीं किया जाता। सो रिवर्स चार्ज वाली तो बात क्लियर है। Credit ledger cannot, amounts reflecting in the credit ledger cannot be used to discharge GST payable on RCM basis. इसके अलावा एक order of priority होता है in which you can utilize your input tax credit which is available under major heads like IGST, CGST, SGST या UTGST. तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में पढ़ चुके हो, फिर भी ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। दैट फर्स्टली मान लेते हैं अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी हेड के अंदर कुछ अमाउंट दिख रही है आपको, आपने कुछ मान लो इंटर स्टेट परचेज किया था, इसीलिए आपके आईजीएसटी में वो इनपुट टैक्स का अमाउंट दिख रहा है। तो देन हाउ विल यू फर्स्ट यूटिलाइज दिस आईजीएसटी इनपुट, यू विल यूटिलाइज दिस टू डिस्चार्ज आईजीएसटी का लाइबिलिटी फुल्ली फर्स्ट। जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा आईजीएसटी का इनपुट का, क्रेडिट टाइप का इनपुट का,
उसको आप फिर आगे या तो सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कीजिए इन एनी प्रपोर्शन, एनी ऑर्डर, एनी प्रपोर्शन। मान लेते हैं आपका आईजीएसटी का इनपुट अब पूरा खत्म हो गया है। अब आपका जो इनपुट पड़ा है वो इनपुट किस प्रकार का पड़ा है, सीजीएसटी का पड़ा है या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का पड़ा है। So first we make sure that IGST input is fully exhausted in the above mentioned order before proceeding to use the CGST और SGST credit types। तो फिर उसमें भी जो आप CGST और SGST / UTGST का जो इनपुट पड़ा है उसमें भी फर्स्ट आप कौन सा इनपुट यूटिलाइज करते हैं, CGST का क्रेडिट यूटिलाइज करते हैं टू डिस्चार्ज विच लाइबिलिटी, CGST की लाइबिलिटी। रिमेनिंग क्रेडिट इज देन यूज्ड अगेंस्ट IGST लाइबिलिटी। इस तरह से आपका CGST इनपुट खत्म। अब जो SGST या यूटीजीएसटी का जो इनपुट पड़ा हुआ है उसको भी आप सबसे पहले किसके खिलाफ ही लगाएंगे, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लाइबिलिटी के खिलाफ ही लगाएंगे। उसके बाद भी अगर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का इनपुट का बैलेंस बच रहा है देन इट इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। बट ओनली यू हैव टू मेक श्योर, एसजीएसटी पर आने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि सीजीएसटी का क्रेडिट जरूर खत्म हो गया हो। ओनली व्हेन CGST credit is also not available. When you want to use SGST का input for IGST liability, you have to make sure कि क्या खत्म हो चुका हो, CGST का क्रेडिट जरूर खत्म हो चुका हो। उसके बाद ही आप SGST का क्रेडिट इस्तेमाल करके या UTGST का क्रेडिट इस्तेमाल करके किसके खिलाफ इस्तेमाल कीजिए, IGST लाइबिलिटी के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट मेक श्योर कि CGST या CGST का इनपुट किसके खिलाफ यूज ना हो रहा हो, SGST की लाइबिलिटी या UTGST की लाइबिलिटी के खिलाफ एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट कम्स रूल नंबर 86A and 86B। बोथ दीज रूल्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। 86B अभी से रिसेंटली इट हैज बीन मेड एप्लीकेबल, प्रैक्टिकली चालू हो गया है लगना। 1% वाला जो रूल है कि 99% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी ही इनपुट के थ्रू डिस्चार्ज करने को देंगे, 1% तो कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा अगर किसी की सेल वगैरह 50 लाख से क्रॉस कर रही है किसी टैक्स पीरियड में, किसी मंथ में। वो हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन है ये वाला प्रोविजन। एंड 86A किस में था, 86A सिर्फ इतनी बातें करता है कि अगर किसी ने रेगुलरली अपना जीएसटी रिटर्न्स वगैरह ठीक से फाइल नहीं किया है या अगर असिस्टेंट कमिश्नर या व्हाटएवर उसके रैंक के जैसा और कोई ऑफिसर को अगर लग रहा है कि किसी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है तो उसको वो जीएसटी इनपुट अवेल करने से रोक सकता है, ऐसा पावर दे दिया है जीएसटी ऑफिसर को। दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस अगेन। नेक्स्ट कम्स इज द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। इसमें क्या होता है, लाइबिलिटीज लेजर में क्या दिखाएगा वो आपको, हाउ मच जीएसटी इज पेबल बाय दैट जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। और इसमें ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज कैसे होता है, पहले आपकी जो लाइबिलिटी है कोई पुराने टैक्स पीरियड्स, पुराने महीने, पुराने क्वार्टर्स का आपने अगर जीएसटी नहीं पे किया हुआ, सबसे पहले जीएसटी पोर्टल बोलेगा कि वो पे करो। ओल्ड जीएसटी जो आपका पेबल है और अभी तक आपने पे नहीं किया प्रीवियस टैक्स पीरियड्स का, वो बोलेगा वो पे करो। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का जो भी आपका अब मंथ चल रहा है उसका जो बोलेगा, उसका जो भी अमाउंट पेबल आ रहा है फिर वो बोलेगा वो पे करो। करंट मंथ का या करंट क्वार्टर का जो भी अमाउंट पेबल है वो बोलेगा आप वो पे करो। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, लास्ट में आके थर्ड पॉइंट में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी चल रहा है ना, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं आप फिर उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन या कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स खुल गई थी अगर आपकी, तो उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपसे कोई शॉर्टफॉल आपने जीएसटी का अगर था, मान लो आपने 1 लाख 2 लाख रुपया जीएसटी कम जमा करवाया था, तो वो डिमांड के फॉर्म में आ जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट से कि अब आप इतना जमा करवाओ, फिर वो डिमांड आप पे करोगे, डिमांड पे करोगे थर्ड लेवल पे आके। तो 3 लेवल्स हैं भाई। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है आपके पुराने टैक्स पीरियड्स का सेल्फ असेसमेंट टैक्स या अदर ड्यूज जो भी पेबल था वो पे करोगे, फिर करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी डिस्चार्ज करोगे, एंड लास्टली डिमांड जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी हुआ आपके खिलाफ उसमें जो डिमांड आई है वो डिमांड पे करेंगे। अदर ड्यूज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेनल्टी फी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट या कैश लेजर में डेबिट्स जो होते हैं उसका मतलब क्या है, कह रहे भाई जो डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर का मतलब क्या है, जब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी लाइबिलिटीज चुका रहा हो, अपना जीएसटी चुका रहा हो और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पैसा इस्तेमाल कर रहा हो अपने वो जीएसटी लाइबिलिटी चुकाने के लिए, तो ऑब्वियसली पेमेंट जब हो रही होगी उन लाइबिलिटीज की तो क्या डेबिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और क्या क्रेडिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर।
और अगर लाइबिलिटीज पे हो रही हो उसकी कैश लेजर से, तो फिर क्या होगा, कैश लेजर डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड क्रेडिट होगा। अगर टीडीएस या टीसीएस का रिक्वायरमेंट भी हो, जो आपको पे करना था, इंटरेस्ट पेनल्टी फी वगैरह पे करनी थी, वो सब कैश लेजर से पे करने को होता है। तो कैश लेजर को पे करने के लिए भी अगेन कैश लेजर में जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी, वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में अपडेट होकर वहां क्रेडिट हो जाएगी। ओके। एक सेक्शन 50 होता है जीएसटी में विच सेज कि अगर आप जीएसटी सरकार को लेट पे कर रहे हो, आपको मान लो जीएसटी किसी एक सर्टेन मंथ में देना था, आपने मान लीजिए उस मंथ की जीएसटी रिटर्न ही 3B जो होती है जीएसटीआर 3B वो ही लेट फाइल करी, उस वजह से आपने जीएसटी भी गवर्नमेंट को लेट दिया, तो अब आपको जीएसटी इंटरेस्ट समेत देना पड़ेगा। तो 3 महीना लेट दिया तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। जो भी जीएसटी का अमाउंट था उसमें 18% पर एनम ऐड हो जाएगा एज इंटरेस्ट फॉर द रेलेवेंट पीरियड, जो भी डिले पीरियड है। तो पीरियड ऑफ डिले क्या माना जाता है, द ड्यू डेट जो भी आप पे कर देना चाहिए था जब आपको वो जीएसटी से लेके एक्चुअल डेट जब आपने एक्चुअली फाइनली पे किया। इंटरेस्ट वंस एप्लीकेबल मस्ट बी पेड वॉलंटरली विदाउट हैविंग टू वेट फॉर एनी डिमांड। अगर आपको पता है कि भाई आप डिलेड पेमेंट कर रहे हो, डिलेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको खुद ही से इंटरेस्ट दे देना, आपको वेट नहीं करना है कि डिपार्टमेंट से कोई मेरे को नोटिस आएगा तो इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट तो आपको वैसे का वैसे पे कर देना है। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में भी हम दे देंगे। इंटरेस्ट कैन ओनली बी पेड फ्रॉम द कैश लेजर एंड नॉट फ्रॉम द क्रेडिट लेजर। भाई ध्यान रखना, इंटरेस्ट कैश लेजर से ही दिया जाता है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली एक प्रोविजन ऐड किया गया था विच इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 50 नाउ। तो आपके स्टडी मैट में सेक्शन का पार्ट ही है, ऐसे कोई अलग से नहीं लिखा होगा, बट ये जो उससे प्रीवियस वर्जन था स्टडी मैट का उसमें अलग से दिखता था। तो सेक्शन 50 में एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि अगर किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, आपको मैं स्टडी मैट में ही दिखा देता हूँ इनफैक्ट ये वाला प्रोविजन, स्टडी मैट में ये रहा, दैट आपको अभी तो इतना तो बता दिया मैंने कि भाई जब आप जीएसटी लेट दे रहे हो सरकार को बिकॉज यू आर फाइलिंग प्रॉबेबली फाइलिंग जीएसटीआर 3B लेट, या फिर अगर आपने जीएसटीआर 3B जो रेलेवेंट मंथ की थी वो तो ढंग से फाइल कर ली थी, बट आपने उस समय पर अपना जीएसटी फिर भी कम दिया सरकार को, आपको बाद में याद आया कि आपके कुछ सेल के बिल्स और थे उस टैक्स पीरियड में, तो इसलिए जीएसटी कम गया सरकार को। तो देयर कुड बी एनी ऑफ दीज रीजंस। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट को लेट मिला अगर जीएसटी, तो उसके ऊपर क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। ये बात तो क्लियर हो गई फर्स्ट पैराग्राफ से। अब यहां प्रोवाइजो ऐड किया, ये प्रोवाइडेड करके क्या लिखा है, दैट द इंटरेस्ट ऑन द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39 यानी कि GSTR 3B except where such return is furnished under 73 और 74 जो investigation proceedings होती हैं shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger only। इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं अगर अभी मैंने आपको 2 ऑप्शंस गिनवाए, ध्यान से सुनना, या तो आपने जीएसटी सरकार को इसलिए लेट दिया होगा। अच्छा, एक तो आपको आई होप इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि जीएसटी तो सरकार को किस रिटर्न के टाइम पे फाइल करते समय ही दिया जाता है। अगर पेबल आ रहा है तो कैश लेजर से, जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए, जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए जीएसटी पे नहीं करना होता, वो तो इनवॉइसेस वगैरह की डिटेल अपलोड करते हो उसमें आप। तो जीएसटीआर 3B में क्या क्या देना होता है सरकार को, जीएसटी जमा करवाना होता है। अगर पेबल आ रहा है तो, अगर क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट इनफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो इनफ नहीं है तो कैश लेजर से मतलब अपने बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके आप पे करते हो। कौन सी रिटर्न में, जीएसटीआर 3B में। तो किसी रेलेवेंट मंथ की जीएसटीआर 3B आपने अगर लेट फाइल करी तो आपने ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जीएसटी भी तो गवर्नमेंट को लेट ही दिया होगा क्योंकि 3B लेट फाइल करी। मान लो अप्रैल मंथ की 3B और अगर मंथली चल रहा है उस बंदे का, QRMP नहीं चल रहा है, क्वार्टरली नहीं चल रहा है, उसका मंथली चल रहा है, तो अप्रैल 2023 की जीएसटी रिटर्न उसको कब तक फाइल करनी, मई 20 तक। मान लो उसने मई 20 को नहीं, उसने तो जून 20 को करी, तो इजीली इसमें 1 मंथ का डिले हो गया। जो अमाउंट सरकार को मई 20 तक मिल जानी चाहिए थी वो सरकार को कब तक मिली, जून 20 तक मिली, तो 1 महीने का तो इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि 1 महीने का इंटरेस्ट किस अमाउंट पे दें, इस अमाउंट पे दें जो पूरा का पूरा जीएसटी पे करना था, या उतने पोर्शन पे जीएसटी इंटरेस्ट लगाएं जो सिर्फ कैश लेजर से पे करना था।
आपको ये बात अभी नहीं समझ आएगी, नीचे इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो ही समझ आएगी. Let's have a look at illustration number 2 of your study mat given on page 9.25. So as per this illustration, Mr. Alok, a registered supplier of taxable goods, filed 3B for the month of January 2021 on 15th April. भाई जनवरी मंथ की 3B की ड्यू डेट क्या है, कब तक फाइल हो जानी चाहिए थी? जनवरी मंथ की तो फेब 20th तक फाइल हो जानी चाहिए थी. एक्चुअली फाइल कब हुई है? एक्चुअली तो भाई इस रिटर्न को फाइल 3B को फाइल 15th अप्रैल को किया है. कह रहे प्रिस्क्राइब ड्यू डेट तो 20th फेब है 3B की, लेकिन हमने रिटर्न ही लेट फाइल करी. अब क्योंकि रिटर्न ही लेट फाइल करी तो जीएसटी भी बकायदा सरकार के पास लेट ही जमा करवाया. उसमें से ब्रेकअप दिया है कि उसमें से भी कैश लेजर से पता कितना जीएसटी जमा करवाना पड़ा, 36,500 जमा करवाना पड़ा, which was paid on 15th April only. Briefly explain the related provisions and compute the amount of interest payable under CGST Act by Mr. Alok. लीप ईयर का कंसेप्ट इग्नोर कीजिए. अब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट को जो अमाउंट फेब 20th को मिलनी थी वो सरकार को कब मिल रही है? वो अमाउंट 15th अप्रैल को. तो पहले तो आप 20th फेब से लेके 15th अप्रैल के नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कर लीजिए. नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कितना हो रहा है? नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले यहां पे हो रहा है 54 डेज. 21st फेब आप ऑनवर्ड्स आपने काउंट करना शुरू किया, 15th अप्रैल को रुक गए, 54 डेज होता है. अब इसमें क्या किया, 54 डेज पे आपने 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया? 36,500 से, जो कि सिर्फ कितने अमाउंट थी? जो कैश लेजर से पे करनी थी. यही क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा होता कि एक्चुअली में जो क्रेडिट लेजर से अमाउंट दी है वो 20,000 है एंड जो कैश लेजर से है वो 36,500 है, तो आप कंफ्यूज हो जाते. वो तो इलस्ट्रेशन थोड़ी सिंपल बना दी. एग्जाम में हो सकता है आपको वो दोनों अमाउंट्स लिख दें, तो आपको फिर भी ये क्रेडिट लेजर वाली अमाउंट इग्नोर करनी है. क्यों? क्योंकि आपका ये वाला केस था, सरकार के पास जीएसटी लेट जमा करने का. ये कौन सा वाला केस था? लेट रिटर्न फाइलिंग वाला केस था. अगर ये लेट रिटर्न फाइलिंग वाला केस ना होता, नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग का होता, लेकिन फिर भी शॉर्ट जीएसटी वाला केस होता, फिर आप पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, पूरे 36,500 प्लस 20,000 पे करते. बट क्योंकि ये जीएसटी रिटर्न भी लेट फाइल हुई, इसीलिए आपने सिर्फ किस पर ही कैलकुलेट किया? कैश लेजर वाले अमाउंट पर ही कैलकुलेट किया. इतना आपको ध्यान रखना है और ये बात समझ आ जाएगी आपके अगर आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लोगे. क्विकली देख लेते हैं इलस्ट्रेशन. इसमें जुलाई मंथ की जो रिटर्न थी जीएसटीआर 3B की, कह रहे हैं वो एकदम करेक्टली विद इन ड्यू डेट फाइल करी. तो लेट रिटर्न फाइलिंग का केस नहीं है ये जुलाई मंथ का. बट जब उसने जुलाई की रिटर्न फाइल कर दी अगस्त में, जो कि ड्यू डेट पे ही करी, उसको सितंबर मंथ में रियलाइज हुआ कि यार मेरे जुलाई मंथ में कुछ बिल्स अपलोड करने रह गए जीएसटीआर 1 में, जिस वजह से मेरी जीएसटी की जो सेल का फिगर है वो कम गया. इस वजह से मैंने सरकार को 40,000 रुपया कम टैक्स दिया. और उस 40,000 रुपया जो कम टैक्स दिया उसका भी दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर देता हूं मैं. कह रहा है उसमें भी कैश लेजर से हमने 30,000 ही दिया फाइनली, और 10,000 तो हमारा क्रेडिट लेजर से ही हो गया. अब आप बताइए, वॉज इट अ केस ऑफ लेट रिटर्न फाइलिंग? द आंसर इज नो. बट वॉज इट अ केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स? यस. नाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट? क्योंकि अल्टीमेटली 40,000 सरकार को कब मिल जाना चाहिए था? इंटरेस्ट तो लगेगा 20 अगस्त को मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को कब जाकर मिला ये 40,000 रुपया एज टैक्स? 20 अक्टूबर को मिला. अगस्त से लेके अक्टूबर तक का हमने नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कैलकुलेट किया. 61 डेज आ रहा है. 21 अगस्त से लेके 28 अक्टूबर तक 61 डेज आया. लेकिन हमने ना पूरे 40,000 पे कैलकुलेट किया ये इंटरेस्ट. हमने सिर्फ कैश लेजर वाले अमाउंट पे नहीं किया, बिकॉज दिस वाज नॉट अ केस ऑफ लेट रिटर्न फाइलिंग. अगर ये लेट रिटर्न फाइलिंग का केस होता तो मैं सिर्फ कैश लेजर 30,000 पे कैलकुलेट करता ये इंटरेस्ट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यू हैव टू thoroughly solve these two illustrations. इसके ऊपर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन बेटर. ओके, लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं आपके चैप्टर में.
which discusses a very basic section, section 53 of CGST, read with section 18 of IGST Act. ट्रांसफर ऑफ ITC के बारे में बात करता है। अगर CGST का इनपुट इस्तेमाल हो रहा है IGST के आउटपुट को पे करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए CGST का जो उसका रेवेन्यू है, GST रेवेन्यू है, वो उतना ही कम हो जाएगा और वो रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जिसके लिए IGST पे करने का इस्तेमाल हुआ है, वो उसके पास उतना पैसा चला जाएगा। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आपस की बातें हैं। सिमिलरली अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का यूज कर रहे हैं CGST या UTGST पे करने के लिए, देन जो भी रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट का वो पैसा था इनपुट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा या उस यूनियन टेरिटरी के पास चला जाएगा जिसके लिए भी वो इस्तेमाल हुआ है। However, if the amount of IGST is utilized towards the dues of SGST, in the terms of Section 18, there shall be a reduction in the amount of IGST equal to the credits utilized and shall be apportioned to the state government, and the central government shall transfer the amounts so apportioned to that account of the state government. ठीक, तो ये आपस में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि इनपुट एंड आउटपुट टैक्स कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शंस है नहीं, वैसे इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, दिस फिनिशेस your chapter number 8.